नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कहानी संग्रह। इसका नाम है अधूरी मूर्तियों का क्रंदन। आप देख सकते हैं, इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। तो मित्रों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। कहानी संग्रह है, हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुआ है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आया है। मूल्य है 380 रुपये और इसमें पृष्ठ है 136। परिचय सुदर्शन जी का हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार, फरीदाबाद निवासी। कहानी, माहिया, हाइकू, ताका, सैदोका, लघु कथा, उपन्यास, कविता, संस्मरण, ये सब इनकी विधाएं हैं। 2 दर्जन से अधिक इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। कई भाषाओं में अनुदित हैं। हरियाणा अकादमी का इनको श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार और सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार भी मिल चुका है। सेवानिवृत्त शिक्षाविद है और फ्लैप पर लिखा है हर भगवान। चावला जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं सिरसा के। इन्होंने लिखा है कि हर मनुष्य के भीतर ऐसी अधूरी मूर्तियां विद्यमान हैं और हर समय ये लहरों का आघात झेल रही हैं। संघर्ष की शीर्षक कहानी की नायिका अंशुला पर घटित होने वाला यह प्रतीक यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रसार पूरे कहानी संग्रह में देखा जा सकता है। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सुविख्यात साहित्यकार चित्रा मुदगिल जी को। अब मैं बात करती हूँ आत्मकथ्य की। तो सुदर्शन जी का कहना है, अधूरी मूर्तियों का क्रंदन मेरे संग्रह में कुल 15 कहानियां हैं जिनके पात्र हमारे आसपास ही हैं। जिंदगी से जूझते हुए, समझौते करते, पश्चाताप करते, जीवन के प्रति एक आशा, जिजीविषा लिए हुए, कठिनाइयों में भी खुशियों के पल ढूंढते और उन्हें जीते हुए पात्र, जिनसे हमारा सामना जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर प्रतिदिन होता रहता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो इसमें 15 कहानियां हैं जिनके पात्र परिपक्व सोच रखते हैं, जीवन में आए दुखों का सामना शांत रहकर कर रहे हैं। कथानक गंभीर हैं और ट्रीटमेंट सहज। जीवन में दुख आता है तो अंतस क्रंदन करता है। वही क्रंदन सुदर्शन जी ने कहानियों में पिरोया है। इनकी कहानियों में बीजी हैं, बाऊजी भी हैं, बड़े बुजुर्गों का अकेलापन है, युवाओं का भी अकेलापन है। बिंबो प्रतीकों का सहज प्रयोग किया है। प्रवाहमयी भाषा है, सरल, सोचने पर मजबूर करती हैं और सीख भी देती हैं और कहीं कहीं बस गम साझा करती। कोई शिक्षा नहीं देती, कोई उपदेश नहीं देती, मतलब पिरोया अनायास है। ये सब प्रभावशाली हैं। तो मैं कहानियों की बात करूंगी। तो अकेलेपन का दंश, ये पहली कहानी है। एक्वेरियम में एक अकेली मछली रह जाती है, बाकी सब मर जाती हैं धीरे धीरे, और इसी तरह अकेलापन को झेलती इस कहानी की पात्र है। अंत में वह पात्र मछली को तालाब में छोड़ देती है, आज़ाद कर देती है और कहती है मैं भी ऐसा ही करूंगी। क्योंकि वो जब बीमार होती है तभी उसको लगता है कि वो कितनी अकेली है, तो तब सोचती है, उसके बाद वो निर्णय करती है कि वो अस्पताल जाकर जो अकेले मरीज हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके साथ उनके दुख साझा करेंगी, उनकी मदद करेंगी। और इसी तरह दूसरी कहानी है अधूरी मूर्तियों का क्रंदन शीर्षक कथा। इसमें बहन की मृत्यु के बाद जीजा से जो ब्याही जाती है नायिका और प्रेमी से उसका बिछो हो जाता है, ये कहानी है। दोस्तों देखिए, पहले जब ये कहानी लिखी गई है, मुझे लगता है आज भी कुछ घरों में ऐसा होगा कि लड़कियां हैं या जो लड़के भी हैं, परिवार के लिए त्याग करते हैं। इसमें भी कहानी की नायिका ने त्याग किया उसको, क्योंकि अपनी बहन के बेटे से बहुत प्यार था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका ब्याह जीजा के साथ कर दिया जाए, पर वे कुछ नहीं कहती माँ बाप के निर्णय के आगे। पर आज की लड़कियां ऐसी नहीं हैं। ये एक बदलाव आया, हमारी जो पीढ़ी एक बदलाव को देख रही है। और ये जो इन्होंने कहानी लिखी है, ये कुछ वर्षों पहले की कहानी है। कुछ वर्षों पहले ऐसा होता था, पर मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां ऐसा कोई त्याग करेंगी। अब अगली कहानी है अपूर्णता की कसौटी। इसमें समलैंगिक विवाह पर इन्होंने पूरी कलम चलाई है, पूरी दृष्टि डाली है, उसके पूरे दोष भी बताए हैं। मैं बधाई देती हूँ सुदर्शन जी को कि उनकी लेखनी ने साहस किया उसके दोष बताने का, प्रकृति के विरुद्ध जाने का जो साहस करती है, दुस्साहस कहूंगी, प्रकृति भी उनके विरुद्ध जाएगी। इसमें यही बताया, 2 लड़कियां विवाह तो कर लेती हैं खुशी खुशी, जवानी का जोश है,
और कुछ अलग करने की चाह है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लड़की के मन में भी आता होगा, दोनों के मन में आता होगा माँ बनने की इच्छा। बेशक आप गोद ले लो, लेकिन कभी सोचा है जब बड़े होकर बच्चा क्या सोचेगा आपके बारे में? और वैसे ये कौन सी बात है विवाह करना? अरे दोस्ती से बड़ी, मुझे लगता है कोई दोस्ती से अच्छा संबंध कोई हो ही नहीं सकता। तो लड़कियां दोस्त रह सकती है, साथ रहें, लेकिन विवाह करना विरुद्ध, इस विरुद्ध के खिलाफ, इस गलत को गलत कहने का साहस किया है सुदर्शन जी की लेखनी ने। और उसके बाद बात करती हूँ केचुली कहानी है। आत्मकेंद्रित स्त्री है, जब वो आईसीयू में लेटी है तब उसको बहुत अपनी गलतियों का, अपने स्वार्थ का याद आता है उसे। और उसके बाद वो, उसको याद आता है कि कैसे उसने अपने स्वार्थ की खातिर, कैरियर की खातिर कभी बच्चों की परवाह नहीं करी, कभी पति की परवाह नहीं करी। और आज बच्चे परवाह कर रहे हैं, पति भी हैं उसके आसपास, पर उसे शर्मिंदगी है, एहसास हो जाता है। और आजकल तो बहुत सारी महिलाएं कैरियर चुनती हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाती हैं घर, बाद में उन्हें वही मिलता है। कैरियर जो है, कभी तो आपने भी रिटायर होना है, कभी तो आपको भी मुक्ति मिलेगी नौकरी से, उसके बाद एहसास होता है, उसके बाद जो है ना वही मिलता है, जो आप बोते हो वही मिलेगा। अब एक कहानी की बात करते हैं, दिद्दा कहानी है। इसमें वृंदावन में विधवा दिद्दा, उसके संघर्ष की कहानी है। सभी जानते हैं वृंदावन की विधवाओं का दुख, पता नहीं क्यों घर वाले छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं कहती हूँ घर से जाना नहीं चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी पूरा अधिकार है, तो क्यों जाएं? पति की संपत्ति में भी अधिकार है एक पत्नी का, तो क्यों छोड़ के जाएं घर? घर तो स्त्री का भी होता है ना। तो ये इन्होंने लेखनी चलाई है। ऐसे ही नेगी अंकल की कहानी, वो भी अकेले हो जाते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती, सब हैरान हो जाते हैं। तब उसे नेगी अंकल की बताई कहानी याद आती है कि कैसे वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे, कैसे छात्रा ने उनको कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उन्होंने उसे समझाया, लेकिन छात्रा ने झूठा इल्जाम लगाया, उनको जेल जाना पड़ा, उनका जीवन खराब हो गया, उनके रिश्ते खराब हो गए। कैसे लड़कियां कर लेती हैं ये, झूठे इल्जाम लगाती हैं लड़कों पर, जरा नहीं सोचती कि एक आदमी का पूरा भविष्य खराब हो जाता है। इसमें यही बताया गया, उनका कोई दोष नहीं था। और उसके बाद परछाइयाँ यादों की, इसमें तो सरल सी कहानी है। इसमें बताया गया है भाई के साथ मिलकर कैसे जो नायिका है, मुख्य पात्र, शरारतें करती है बचपन में, और उसे याद आता है कि कैसे भाई बहन इकट्ठे रहते थे और आज उम्र के इस मोड़ पर वो अकेली है। तो मायका याद आता है, भाई याद आता है। एक कहानी है पूछेंगे ज़रूर। इसमें दो अकेले पड़ोसी होते हैं, स्त्री और पुरुष। एक कहीं से ट्रांसफ़र होके आते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वो साथ साथ पड़ोसी हैं, पर वो परिस्थितिवश, जैसे उनको बुखार होता है तो वो मिलते हैं परिस्थितिवश, फिर वो दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद जो मुख्य पात्र है वो अपने बच्चों को कहता है चिंता मत करो, मेरे साथ है मेरी एक मित्र। ये अच्छी बात है। देखिए दोस्ती से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता, मैं तो कहती हूँ। एक दूसरे का साथ देना, उम्र के एक आखिरी मोड़ कहिए या तीसरा मोड़ कहिए, बहुत ज़रूरत है एक दोस्त की। और ऐसे ही एक कहानी है, बस एक बार, एसिड अटैक सर्वाइवर लड़की का दुख इसके अंदर पूरा समेटा है इन्होंने। और बेजी कहानी है, अच्छी सास के देहांत के बाद उनकी जिम्मेदारियों की याद आती है, उनकी अच्छाइयों की याद आती है बहू को और बेटे को भी। उसके बाद वो धीरे धीरे उन्हें दुख लगता है कि क्यों नहीं, जब वो अकेली निभाती थी जिम्मेदारी, उनके बच्चों को ले जाना छोड़ना, तब उन्हें याद आती है अपनी सास की, तो उन्हें दुख होता है कि बेकार में हमने बेजी से इतनी मेहनत कराई। सच बात है, अच्छी सास मिल जाए भाग्य से तो बहू को पता ही नहीं चलता कि उसके कैसे बच्चे पल गए, कैसे उसका जीवन कट गया। उनके जाने के बाद ही उन्हें एहसास होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा व्यवहार बनाकर रखिए। और ऐसे ही एक कहानी है, मैं तो हूं ना, विधवा माँ की जब दूसरी शादी हो जाती है और उसको ज़बरदस्ती लड़की को हॉस्टल भेज दिया जाता है। उसके सौतेले पिता उसको कहते हैं कि नहीं तुम हॉस्टल जाओ। बहुत दुखी होती है, पूरा बचपन खराब होता है। फिर उसके सौतेला भाई हो जाता है, और जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, सब कुछ कर्मकांड वो देख रही है, उसको यादें आती हैं पुरानी। लेकिन जब वो जाने लगती है वापस सब कर्मकांड के बाद, तो उसका सौतेला भाई कहता है प्लीज़ दीदी तुम आया करो ना, क्योंकि मैं तो हूँ ना, माँ नहीं रही तो कोई बात नहीं। वो सोचती काश ये भैया पहले ही मुझे कह देता, मेरा साथ देता पहले। तो ये कहानी है।
और एक कहानी है मैं लड़ूंगी दारजी। ये भी अच्छी कहानी है। कनाडा में दारजी साथ ले जाते हैं बीजी भी। वो पहले समझ नहीं पाते उनकी चाल। बीजी की चाल होती है कि चलो घरेलू कामकाज करने वाली लड़की मिल गई, ले आते हैं। धीरे धीरे सारा दिन घर का काम कराते हैं। लड़की को बहुत दुख होता है। फिर दारजी दुख समझते हैं उसका, लेकिन बीजी चालाक है। वो अपने लिव इन में रह रहे बेटे से भी उसकी शादी करा देती है। बाद में उसका भेद खुलता है, भाई वो तो लिव इन में रह रहा है लड़का, उसकी तो पहले से ही बीवी है। तब भी दारजी को पता नहीं चलता। उसके बाद जब भेद खुलता है, वो बताती है दारजी को दुख और कहती है मुझे एमबीए करना है। तो दारजी उसकी मदद करते हैं, अपनी बहू की एमबीए कराते हैं, पैरों पर खड़े हो जाती है और दारजी के अंत समय में मिलने भी जाती है। और वो देखिए ससुर जो है, यहाँ ससुर बहू का साथ देता है। सास ने उसको मुसीबत में डाला था, लेकिन यहाँ ससुर बहू का साथ देता है। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ज़िंदगी में अच्छे लोग भी मिलते हैं हमें हर मोड़ पर। और तो इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगी, रुक जाओ ना। पंजाब के गांव में बुआ से मिलने जाती है वो। उनका बेटा नशेड़ी हो जाता है। उसे बहुत दुख लगता है कि ये बेटा मेरा कज़न है, कैसे नशेड़ी बन गया है। बेटा फिर बाद में अकेले में उसको बताता है कि मेरी माँ ने 5 हिस्से कर दिए जायदाद के, मैं ये करना चाहता था, वो मुझे करने नहीं दिया, ये वो। तो अपनी बहन को रिक्वेस्ट करता है 2-3 दिन और रुक जाओ ना, ताकि मैं इस घर में आना जाना वापस करूँ और मेरी माँ से और मेरी बहनों से रिश्ते अच्छे बने। ड्रग्स ने सच में पंजाब क्या, मैं तो कहती हूँ कई जगह पे ड्रग्स ने जवान लड़कों को बर्बाद कर दिया। कोई खेती नहीं करना, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। ये गलत है। मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे क्या? नशे में मतलब असमय बूढ़ा होना है क्या? नहीं, आपका जीवन भगवान ने दिया है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, सुख देने के लिए। ये नशे में गर्त होने के लिए नहीं दिया जीवन। तो सुदर्शन जी ने इस पे लेखनी चलाई है, कहानी रच के। और वह लौट आया। इसमें बताते हैं कि स्कूल में एक क्लास का बच्चा बड़ा शरारती था, तो टीचर उसको डांटती है, मारती है। तो प्रिंसिपल भी देखता है, तो प्रिंसिपल उसको कहता है मैं स्कूल से निकालूंगा। पर टीचर उसको कहती नहीं, आप प्लीज़ मत निकालिए, उसको मौका दीजिए। उसके बाद बहुत सालों के बाद वो जो स्टूडेंट था 50 साल का हो जाता है, वो टीचर उसको मिलती है एयरपोर्ट पर। तो स्टूडेंट उसको नमस्ते करता है, विश करता है, फिर उसको कहता है प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर बातचीत कीजिए। बातचीत करने बैठती है वो, कॉफ़ी पीते हैं वो लोग। तो वो बताता है पूरी कहानी कि देखो आपके स्नेह ने मुझे बचा दिया, आपने मुझे स्कूल से निकालने से रोका, और उसके बाद देखो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, मैं चला गया, और देखो मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ टीचर आपका कि आपने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया, ज़िंदगी को जाया होने से बचाया। तो ऐसे भी अध्यापक हैं भाई, जो बच्चों की दिशाएं ऐसे मोड़ते हैं, अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। वो ऐसी टीचर थी। और आखिरी कहानी की बात करती हूँ, वह हारा नहीं। ये एक दृष्टि बाधित नीलांजन, उसकी कहानी है। वो ट्रेन में मूंगफली रेवड़ी बेचकर गुजारा करता था, लेडीज कंपार्टमेंट में। तो ट्रेन में उसको वो मिलती थी। बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसको पता नहीं चलता, स्टिक फिसल जाती है, वो धड़ाम ट्रेन के नीचे आ जाता है, उसके दोनों टांगे कट जाती है। बरसों बाद वो उन महिला को मिलता है। वो एक दुकान पर बैठा है और बैत की कुर्सियाँ बुनता है। वो बताता है अपने बारे में कि दुर्घटना के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, दुखी हुआ, ये हुआ, फिर मैंने एक काम सीखा और आज मैं अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये आदमी, देखो ये है आदमी, मतलब इतना दुख झेलने के बाद भी हार नहीं मानी उसने, हिम्मत नहीं हारी। तो ये लोग जिजीविषा इनमें होती है और ये प्रेरणा है दूसरों के लिए। तो ये जो कहानियां मैंने आपको बताया, कोई शिक्षा नहीं दी इन कहानियों ने, लेकिन अनचाहे हमें इतना कुछ सिखा गई इनकी कहानियां। तो मित्रों, यदि आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं इस पुस्तक को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। आपके कमेंट्स का मुझे खास तौर पर इंतजार रहता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।